हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 26 जुलाई 2024 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम में डेली मैं क्विज भी अपलोड करता हूं, आप उन्हें जरूर अटेम्प्ट किया करिए क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की सबसे बड़ी हाईलाइट है साल 2024 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हो चुका है और जिसको सिंगापुर ने टॉप किया है। पिछले साल की अगर बात करें तो टॉप पर एक साथ 6 कंट्रीज थे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, लेकिन इस साल बाकी के 5 कंट्रियों को पछाड़ते हुए सिंगापुर अकेले फर्स्ट स्पॉट पर आ चुका है। ये 5 देश कौन कौन से हैं अंदर के वीडियो में बात करेंगे और भारत ने इसमें 82वां स्थान इस साल हासिल किया है। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल ये था कि विक्टोरिया झील जो है ये कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने आंसर किया है अफ्रीका, उन सभी का आंसर सही है। विक्टोरिया झील दरअसल अफ्रीका के 3 देशों को टच करती है। एक तो है तंजानिया, इसको टच करती है। दूसरा ये युगांडा को भी टच करती है। और तीसरा केनिया के बॉर्डर लाइन पे भी ये मिलती है जाकर। तो ये तो 3 देश हो गए जिनको विक्टोरिया लेक टच करती है। दूसरा चीज, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टोरिया लेक जो है ये कौन सी नदी से जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर है नाइल रिवर। हिंदी में इसको नील नदी भी बोला जाता है। नील नदी केवल अफ्रीका की ही सबसे लंबी नदी नहीं है, इवन ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 4132 किलोमीटर। और अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो इसको बोलते हैं किली मंजारो माउंटेन पीक। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, ये भी आप ध्यान रखिए, अल्जीरिया इसको बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत होती है इसका मतलब ये है कि आप स्टैटिक जीके में कमजोर हैं। स्टैटिक जीके के लिए आप मेरी ये किताब आज ही अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब मैंने दोनों लैंग्वेज में लॉन्च करी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप जिसमें चाहें उसमें मंगा सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप इस किताब की रेटिंग से ही समझ सकते हैं कि इसमें कैसा कंटेंट है। इसमें मैंने 81 से ज़्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक्स कवर किए हैं और सारे टेबल के फॉर्मेट में हैं। इतना ही नहीं, इन सारे टॉपिक से जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सब पॉसिबल क्वेश्चन इसमें हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित। 2100 से ज्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस इसमें हैं आंसर की के साथ। तो ये किताब वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो भारत का, चाहे किसी भी राज्य का, चाहे केंद्र का एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है परंदर एयरपोर्ट, और ये कौन से राज्य में स्थित है जिसको फाइनली अप्रूवल मिल गया है कि इसे बहुत ही जल्द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया जाएगा। तो परंदर एयरपोर्ट जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, चेन्नई में। अभी तक चेन्नई का एक ही एयरपोर्ट था जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, दूसरा है परंदर। तो परंदर को मंजूरी ये मिल गई है कि अगले कुछ सालों में इसको पूरे तरीके से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट उनको बोलते हैं ऐसे एयरपोर्ट जो कि पूरे तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होते हैं, जैसे कि सोलर पैनल से संचालित होंगे। इतना ही नहीं, आसपास ग्रीन कवरेज एरिया भी इन एयरपोर्ट्स को दिया जाता है। इसके लिए 20,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। कितनी? 20,000 CR। और ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में तब्दील हो जाएगा साल 2028 में। तो अभी इसको 4 साल लगेंगे पूरा बनने में। इसमें टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे और इसमें जो रनवेज होंगे वो टोटल 2 रनवे होंगे इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे। और सालाना अंदाजा है कि 10 करोड़ लोग करीब करीब हर साल यहाँ से ट्रैवलिंग के लिए आएंगे और जाएंगे। तमिलनाडु में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। 2024 से 25 के सत्र के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया है? तो अब से इसके नए प्रेसिडेंट होंगे विभूति भूषण नायक, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है उनका नाम है अश्विन दलवाड़ी। और तो अगले साल के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं। जो विभूति भूषण नायक हैं इनको फाइनेंस क्षेत्र में 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है ये एक ऐसा संस्थान है जो कि सरकार की जो स्कीमें होती हैं उनमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गया होता है उन अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करती है ये संस्थान। एक और बात ध्यान रखें, अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका के नए राजदूत भारत सरकार की तरफ से कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं दरअसल इनका नाम है क्रिस्टियन माइकल।
हाल ही में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो क्रिस्टन माइकल अब से नए प्रधानमंत्री होंगे एस्टोनिया के। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं तेल्लिन। क्या बोलते हैं? तेल्लिन। मैं पहले आपको मैप में दिखा देता हूँ एस्टोनिया पड़ता कहाँ है। यहाँ पर सबसे पहले आप पहचानिए हमारा देश कहाँ पर है। ये हमारा देश है। ओके। जब आप ऊपर की तरफ आते हैं रशिया की तरफ, तो ये आपको प्रॉपर रशिया दिखाई दे रहा है और रशिया की ये बॉर्डर लाइन पे आप देखिए, दैट इज कॉल्ड एस्टोनिया। ओके। एस्टोनिया यूरोप का हिस्सा है और इसी से दक्षिण की ओर लातविया लगता है। साथ में आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये पूरा कंट्री रशिया है। ये पूरा इतना बड़ा रशिया है और आगे तक ये जाता है पूर्व में। तो रशिया की सीमा रेखा ऊपर फिनलैंड से लगती है, उसके नीचे एस्टोनिया, फिर लातविया, बेलारूस से भी बॉर्डर शेयर करता है रशिया। उसके बाद यूक्रेन आ जाता है, ये तो पूरे दुनिया को ही अब पता है। जॉर्जिया से भी बॉर्डर शेयर करता है रशिया। अजरबैजान हो गया। इसके बाद कजाकिस्तान से इतनी बड़ी सीमा रेखा, फिर मंगोलिया और आगे चल के चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है रशिया। रशिया पूरे यूरोप का ही नहीं, इवन पूरे दुनिया का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। तो अब से एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री होंगे क्रिस्टन माइकल। और यहाँ पे आपको पता है प्रेसिडेंट कौन है? एस्टोनिया के प्रेसिडेंट हैं अलार कारिस। क्या नाम है? अलार कारिस। राष्ट्रीय आयकर दिवस हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस हर साल मनाया जाता है 24 जुलाई को। और ये दिवस जो है, ये पहली बार कब मनाया गया था? साल 2010 में ये मनाया गया था। और आपको पता है भारत में पहली बार इनकम टैक्स लोगों के ऊपर कब लगाया गया था? तो ये ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 1860 में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। और आपको पता है आज एक बहुत ही बड़ा दिन हम लोग मना रहे हैं। आज है 26 जुलाई। हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं सन 1999 से। आज के दिन ही कारगिल युद्ध की समाप्ति हुई थी और हमने ऑपरेशन विजय को पूरे तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इंडियन आर्मी के हर उन वीरों को और भारत माँ के सपूतों को मेरी तरफ से और पूरे एग्जाम इंजन टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शत शत नमन है उन सभी को और उन सभी माँओं को जिन्होंने उन वीरों को पैदा किया। ये कौन से संस्थान हैं जिन्होंने सी डॉट के साथ एक पैक्ट साइन किया है और सी डॉट इन दोनों संस्थान के साथ मिलकर सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स बनाने का काम करेगा? पहले तो आपको समझा देता हूँ सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट होते क्या हैं। देखिए, अभी 5G चल रहा है ना, वैसे ही 6G आ जाएगा नेटवर्क। जब आएगा तो मोबाइल्स में तो यूज किया ही जाएगा, लेकिन मोबाइल्स के अलावा बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिन पर भी 6G काम करेगा, जैसे कि मॉडेम वगैरह हो गए, ठीक है, अलग से जो यूज किए जाते हैं। और मोबाइल्स के अलावा आपके सुपर कंप्यूटर्स हो गए, मेन फ्रेम्स हो गए, इन सभी में भी तो 6G टेक्नोलॉजी यूज होगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स। तो इन्हें डेवलप करने के लिए आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी के साथ पैक्ट साइन किया है सी डॉट ने। सी डॉट एक ऐसा संस्थान है जो कि भारत के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाने का भी काम करता है। 1984 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आर के उपाध्याय। पूरा नाम है राजकुमार उपाध्याय। ये कौन सा संस्थान है जो कि फैसला ले चुका है कि ये एक नया मिशन लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा रैमसेस? रैमसेस का मतलब है रैपिड एफओएस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। ये जो मिशन होगा, ये अंतरिक्ष में जाकर एफओएस एस्ट्रॉइड को स्टडी करने का काम करेगा, मतलब उल्का पिंडों को क्या करेगा? स्टडी करेगा। तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब सवाल उठता है, ये एफओएस उल्कापिंड है क्या? ये एक ऐसा उल्कापिंड है जो कि आने वाले समय में अगर बात करें ईयर, तो ये 2029 में हमारी पृथ्वी से मात्र 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। मतलब ये बहुत पास है, आप ये समझ लीजिए। और इतने पास से करीब ये मान लीजिए कि कोई उल्कापिंड गुजरता है पृथ्वी के पास से, तो ये 5 से लेकर 10,000 सालों में एक बार होता है ऐसा करिश्मा। तो इसके अलावा नासा ने भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। तो जो भी स्पेस एजेंसीज हैं वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती हैं कि इतने पास से उसे ऑब्जर्व करने का काम मिलेगा। और ये जो एफओएस है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है 99942 एफओएस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जोसेफ एश बेकर। क्या नाम है? जोसेफ एस बेकर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये कौन से राज्य की राजधानी है?
जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में चौथी ऐसी कैपिटल बन जाएगी जिसमें अगले साल तक ट्रेन चल जाएगी। तो ये होगी ऐजवाल। ऐजवाल, क्या बता सकते हो ऐजवाल कौन से राज्य की राजधानी है? ये मिजोरम की राजधानी है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है और वो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। खैर, वापस आते हैं इस पे। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनको हम लोग सेवन सिस्टर्स स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि वो 7 राज्य हैं। ओके। उन 7 राज्यों में अभी तक ये 3 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानियों में रेल नेटवर्क है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो आसाम। ठीक है, आसाम में गुवाहाटी में रेल नेटवर्क है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कुछ टाइम पहले ईटानगर में रेल नेटवर्क स्थापित किया गया था। और तीसरा जो है, ये है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जहां पर रेल नेटवर्क है। अब चौथा अगले साल मिजोरम की कैपिटल आइजवाल हो जाएगी, जहां पे रेल नेटवर्क स्थापित हो जाएगा। धीमे धीमे करके 7 राज्यों में रेल नेटवर्क स्थापित करना है भारत सरकार को। ये जो रेल नेटवर्क होगा, ये 52 किलोमीटर की लाइन होगी। इसके लिए 8,213 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है इनकी विधानसभा में? और ये विधेयक इसलिए पारित किया गया है कि आपने सुना ही होगा इस टाइम पर पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, काफी गड़बड़ी हो रही है। तो उन सभी को ही जांच करने के लिए और उन्हें रोकने के लिए। तो ये है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। इन्होंने एक विधेयक पारित किया है। इनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी के द्वारा ये विधेयक लाया गया है। इसमें इन्होंने दंड का प्रावधान भी रखा है। अब सुनिए यहाँ पर सजाएं क्या है। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कराता हुआ या कोई गड़बड़ी करता हुआ पाया गया, तो उसको 10 लाख रुपए का फाइन लगेगा। और इतना ही नहीं, 3 से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है उसे। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर पाया जाता है इस तरीके की हरकत करते हुए, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब कंपनीज हो गई। जैसे कि आपको पता होगा, आईबीपीएस और एसएससी का एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराता है, या मान लीजिए इन्फोसिस या एचसीएल कंपनी कंडक्ट करा रही है। तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उसको 1 करोड़ का फाइन लगेगा। और उसकी जो सर्विस है, वो अगले 4 सालों के लिए बैन कर दी जाएंगी पूरे भारत में। तो ये इसमें नए प्रावधान डाले गए हैं। और बिहार में गवर्नर हैं आर वी अर्लेकर। क्या नाम है? आर वी अर्लेकर। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सीटी कुरियन। 93 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। और आप ये मान लीजिए कि भारत में इकोनॉमी के क्षेत्र में एक एक बहुत बड़ा पिलर गिर गया है। अब इनके बारे में आपको बता देता हूँ। सीटी कुरियन जो हैं, ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं एक लंबे कार्यकाल तक। उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2000 में ये प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रह चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन में। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 15 किताबें लिखी हुई हैं। और ये सब इस बात पर आधारित है कि भारत में गरीबी को कैसे दूर किया जाए और अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर क्या क्या कदम उठाए जाएं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया गया है 2024 का, जिसमें टॉप किया है कौन से देश ने? तो अभी मैंने शुरुआत में भी आपको बता ही दिया था। यह है सिंगापुर ने इस बार टॉप किया है। पिछले बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे 6 कंट्रीज एक साथ थे। बाकी के 5 कंट्री कौन कौन से हैं? एक तो फ्रांस हो गया, दूसरा जर्मनी हो गया, तीसरा स्पेन हो गया, चौथा इटली हो गया और पांचवा जापान हो गया। ये 5 देश जो कि सिंगापुर के पास के साथ नंबर 1 पे थे, अब ये इस साल दूसरे नंबर पे आ गए हैं। और भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत की 82वीं रैंक है। पिछले साल भारत की 85वीं रैंक थी। इस बार भारत 3 पायदान ऊपर आ गया है। बेहतरी हुई है। यहाँ पर सबसे लास्ट रैंक किसने सिक्योर करी है? तो आप ध्यान रखें, अफगानिस्तान की रैंक सबसे लास्ट है। 103 रैंक है। अब अगर बात कर लेते हैं हमारे आसपास के देशों की, पाकिस्तान की रैंक काफ़ी खराब है इसमें। पाकिस्तान की रैंक है इसमें 100वीं। ठीक है। चाइना की रैंक हमसे बेहतर है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एशिया के अंदर जो मेजर कंट्रीज हैं, उनमें सबसे बेहतर रैंक चाइना की ही है। और चाइना की रैंक कितनी है? 59th रैंक। श्रीलंका की रैंक जो है ये 93 है। बांग्लादेश की रैंक 97 है। बाकी मैंने पूरी लिस्ट जो है, यहाँ पर आपको पूरे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे दी है, वहां से एक बार आप जरूर देख लीजिएगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। हाल ही में कौन है जिनको फ्रेंच आर्ट एंड लेटर्स इंसिग्निया से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रहब अलाना। क्या नाम है? रहब अलाना। और ये भारतीय मूल की एक ऑथर है और साथ में स्कल्पचर है, मूर्तिकार है, आर्टिस्ट है, आप इन्हें बोल सकते हो।
तो ये जो फ्रेंच आर्ट एंड लेटर्स इंसिग्निया सम्मान है, ये फ्रांस सरकार की तरफ से उन आर्टिस्टों को दिया जाता है जो कि कल्चरल एंड हेरिटेजेस को प्रमोट करते हैं, आर्ट को प्रमोट करते हैं या फिर लिटरेचर के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं। तो राहब अल्हाना सम्मानित करी जाएंगी इस सम्मान से, और यह सम्मान इनको नई दिल्ली में फ्रांस की एम्बेसी में दिया जाएगा। ये कौन है जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अभी तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में आज तक चुने गए हैं, इनका नाम है अजिंक्य नाइक, और इनके राइवलरी में खड़े थे संजय नाइक। आपने एक नाम सुना होगा, आशीष शेलार, काफी न्यूज में रहते हैं क्योंकि ये मुंबई में बीजेपी के प्रमुख हैं। तो आशीष शेलार जो हैं, इन्होंने संजय नाइक को खड़ा किया था। तो संजय नाइक हार गए हैं, इनको केवल 114 वोट मिले हैं, और अजिंक्य नायक, इनको टोटल में से अगर देखा जाए तो 221 वोट मिले हैं। मतलब आप बोल सकते हो 107 वोटों से इन्होंने संजय नायक को हरा दिया है। तो अब से एमसीसी के नए प्रेसिडेंट होंगे अजिंक्य नायक। एमसीसी की स्थापना सन 1930 में करी गई थी। मानसून ऑफर का लास्ट वीक चल रहा है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से, जिसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ मैंने कवर किए हुए हैं एक ही पैकेज में। साथ में 1 लाइन का क्रैश कोर्स भी है इसमें। एसएससी के लिए टाइम बचा नहीं है, आपको पता है। रेलवे की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं ताबड़तोड़। इन सारे एग्जाम्स के लिए आप मेरे जीएसजीके के इस फाउंडेशन बैच को अवेल कर सकते हैं। और अगर आप जीएसजीके के साथ रीजनिंग भी अवेल करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पर। इस बैच में भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, इन बैचेस के डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और एग्जाम इंजन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा सवाल आपसे यह है कि निर्मला सीतारमन ने इस बार जो 2024 का बजट लॉन्च किया है, ये कौन सी बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।